माजरा माँ, हमें यहाँ से भागना होगा। उस लड़की को भी बचाना होगा जो अंदर कैद है। अगर हम यहाँ रहे तो हमारा भी यही हश्र होगा। नहीं बेटी, ये नामुमकिन है। यहाँ से कोई नहीं भाग सकता। हम पकड़े जाएंगे और वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सायरा भागकर अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। वो जोर जोर से रोने लगी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, अपने छोटे भाई की याद आ रही थी। उसे उस एक कप चाय के लालच पर बेअंतहा पछतावा हो रहा था जिसने उसे उस जहन्नम में धकेल दिया था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, यहां से भागना है किसी भी कीमत पर। उसने अपने आंसू पूंछे और दिमाग को ठंडा करने की कोशिश की। उसे पता था कि घबराने से काम नहीं चलेगा। उसे बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। उसे एक मंसूबा बनाना होगा और इस मंसूबा में उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। उसकी आंखों के सामने माजरा का डरा हुआ इदास चेहरा घूम गया। माजरा इस शानदार महल के राज जानती है। वो सालों से यहां है। शायद वही उसकी मदद कर सकती है, मगर क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है? क्या माजरा अपनी जान खतरे में डालकर एक अनजान लड़की की मदद करेगी? सायरा के पास कोशिश करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने तय कर लिया कि वो माजरा का भरोसा जीतेगी और उसे सच बताने पर मजबूर करेगी, क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी अपनी आजादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इस अंधेरे कमरे में कैद बेबस लड़की की जिंदगी का भी सवाल था। इस रात के खौफनाक मंजर के बाद सायरा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने वलीद के सामने ये जताना शुरू कर दिया कि वो बहुत खुश है और उसे इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। वो इसकी हर बात मानती, उसके लिए सजती सनोरती और हमेशा मुस्कुराती रहती। वलीद को लगा कि सायरा अब पूरी तरह उसके काबू में आ चुकी है। वो इस बात से अनजान था कि ये मुस्कुराहट एक नकाब थी जिसके पीछे एक तूफान पल रहा था। सायरा ने अपना सारा ध्यान माजरा पर लगा दिया। वो जानबूझकर बावर्ची खाने में उसका हाथ बटाने जाती, उसके साथ बैठकर सब्जियां काटती और उसके दुख दर्द को खरीदने की कोशिश करती। माजरा माँ, आप हमेशा इतनी चुप और उदास क्यों रहती हैं? क्या आपको अपने घर की याद नहीं आती? शुरू में माजरा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस खामोशी से काम करती रहती। उसकी आंखें हमेशा खाली और डरी हुई रहती थीं। मगर सायरा ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि पत्थर पर भी अगर लगातार पानी की बूंदें गिरें तो वो निशान छोड़ जाती हैं। एक दिन जब सायरा माजरा के पैरों में तेल लगा रही थी तो उसने माजरा के हाथ पर एक पुराने जले हुए निशान देखा। उसने नरमी से पूछा, ये चोट कैसे लगी? माजरा माँ, अचानक माजरा की आंखों में आंसू भर आए। वो ससक कर रो पड़ी। सालों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा और बेबसी आंसुओं के साथ बाहर आ गया। सायरा ने उसे चुपचाप रोने दिया। जब उसका दिल कुछ हल्का हुआ तो माजरा ने कांपती हुई आवाज में अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह शानदार महल एक कब्रिस्तान है बेटी, ख्वाबों का कब्रिस्तान। माजरा ने बताया कि वो भी कभी अपनी बेटी के साथ पास की एक बस्ती में रहती थी। इसकी बेटी ज़ैनब सायरा की तरह ही खूबसूरत थी। एक दिन वलीद उसे भी इसी तरह बहला फसला कर यहां ले आया था। माजरा अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच गई। जब उसने वलीद से अपनी बेटी को वापस करने के लिए कहा, वलीद ने माजरा को धमकाया और उसे अपनी बेटी की जिंदगी की खातिर चुप रहने पर मजबूर कर दिया। मेरी ज़ैनब, मेरी बच्ची, वो भी कुछ दिन इसी तरह रानी बनकर रही और फिर एक दिन वलीद ने उसे भी इसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। माजरा ने रोते हुए बताया कि वो पश्चिमी वंग वाला कमरा एक काल कोठरी है। वलीद का जब अपने शिकार से दिल भर जाता है तो उसे वहीं बंद कर देता है, जहां वो बेचारी भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाती है। और जो जलने का निशान सायरा ने देखा था वो वलीद ने ही उसे दिया था जब उसने एक बार भागने की कोशिश की थी। सायरा के पैरों तले जमीन खसक गई तो ये था वलीद का असली चेहरा। वो कोई आशिक नहीं था, वो एक दरंदा था जो लड़कियों की खूबसूरती को अपनी हौस का शिकार बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। और ज़ैनब अब कहाँ है? सायरा ने डरते डरते पूछा। माजरा ने आंचल से अपनी आंखें पोंछे। उसकी आवाज में अब आंसू नहीं थे बल्कि नफरत थी। उसने मेरी बेटी को मार दिया,
और उसे महल के पीछे वाले बाग में ही दफना दिया। सिर्फ मेरी बेटी को ही नहीं, न जाने कितनी ही मासूमों को उसने वहां दफनाया है। वो बाग वो फूलों का बाग नहीं, वो कब्रों का बाग है। अब सायरा को समझ आया कि वलीद के कपड़ों पर रीत और मुट्टी क्यों लगी होती थी। वो अपने गुनाहों के सबूत मिटाने जाता था। सायरा ने माजरा के हाथ पकड़ लिए। माजरा मां, हमें यहां से भागना होगा, उस लड़की को भी बचाना होगा जो अंदर कैद है। अगर हम यहां रहे तो हमारा भी यही हशर होगा। माजरा की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की एक किरण चमकी, पर अगले ही पल डर ने उसे बुझा दिया। नहीं बेटी, ये नामुमकिन है, यहां से कोई नहीं भाग सकता। हर तरफ पहरेदार हैं, हम पकड़े जाएंगे और वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं। सायरा ने उसे हिम्मत दिलाई। मरना तो वैसे भी है, क्या ये बेहतर नहीं कि हम आजादी के लिए लड़ते हुए मरें, बजाय उसके कि एक दरिंदे के हाथों घट घट कर मरें। सायरा की बातों में एक आग थी, एक जुनून था जिसने माजरा के अंदर की बजी हुई चिंगारी को हुआ दे दी। उसे अपनी बेटी ज़ैनब का चेहरा याद आया। उसे इन तमाम लड़कियों का ख्याल आया जिन्हें उसने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। आज पहली बार किसी ने उसे लड़ने की हिम्मत दी थी। उसने एक गहरा सांस लिया और मजबूत आवाज में कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम यहां से भागेंगे और इस दरिंदे को उसके किए की सजा भी दिलाएंगे। उस बावर्ची खाने में दो मजबूर औरतों के बीच एक खतरनाक मंसूबे ने जन्म लिया। एक ऐसा मंसूबा जो या तो उन्हें आजादी दिलाएगा या फिर मौत के मुंह में धकेल देगा। सायरा और माजरा अब खामोश साजिश करने वाली बन चुकी थीं। उन्होंने हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पहरेदारों के बदलने का वक्त, उनकी गश्त का रास्ता, शानदार महल के कौन से दरवाजे रात में बंद रहते हैं और कौन से सिर्फ कंडी लगाकर छोड़े जाते हैं। माजरा, जो सालों से इस महल में थी, उसके छुपे छुपे से वाकिफ थी। उसने सायरा को बताया, यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। रसोई के पीछे एक स्टोर रूम है जहां एक छोटी सी खिड़की है। वो खिड़की बहुत पुरानी और कमजोर है। अगर हम उसे तोड़ सकें तो हम बाहर निकल सकते हैं। वो हिस्सा महल के पछवाड़े में है जहां पहरेदारों का ध्यान कम रहता है। उनकी सबसे बड़ी चैलेंज थी इस पश्चिमी वंग के कमरे का ताला खोलना और उस लड़की को बाहर निकालना। माजरा ने बताया कि इस ताले की चाबी हमेशा वलीद के पास उसकी कमरे में एक छोटी सी थैली में रहती है। अब उन्हें एक मौके का इंतजार था और वो मौका उन्हें मिल ही गया। मौसम बियवरों ने अगले हफ्ते रेगिस्तानी सहरा में एक बड़े रेतीले तूफान की खबर दी थी। ऐसा तूफान जो कई सालों बाद आता है। सायरा और माजरा जानती थी कि यही वो रात होगी। तूफान के शौर और धौल में उन्हें भागने का मौका मिल सकता है। मंसूबा तैयार था। तूफान वाली रात माजरा वलीद के खाने में नींद की एक तेज दवा मिला देगी तो सायरा छपके से उसके कमरे में जाकर चाबी निकालेगी, फिर उस लड़की को आजाद करेंगी और स्टोर रूम की खिड़की से भाग निकलेंगी। इंतजार के वो कुछ दिन सायरा पर पहाड़ों की तरह भारी थे कि कहीं उनकी साजिश खुल न जाए। आखिरकार वो रात आ ही गई। शाम से ही आसमान का रंग बदलने लगा था। तेज हवाएं चलने लगीं और रेत के बगुले उठने लगे। वलीद आई आज बहुत अच्छे मूड में था। माजरा ने कांपते हाथों से उसे खाना परोसा जिसमें नींद की दवा मिली हुई थी। खाना खाने के कुछ देर बाद ही वलीद को गहरी नींद आ गई। अब सायरा की बारी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। वो दब्बे पांव वलीद के कमरे में दाखिल हुई। वो बस्तर पर एक लाश की तरह बेहोश पड़ा था। सायरा ने धीरे धीरे उसकी कमरे में थैली को खोला। चाबियों का एक गुच्छा उसके हाथ में था। वो भागकर माजरा के पास पहुंचे। माजरा की नजर जब चाबियों पर पड़ी तो फौरन बोली, जल्दी करो बेटी, ये नींद ज्यादा देर की नहीं। वो दोनों दब्बे पांव पश्चिमी वंग की तरफ बढ़े। बाहर आंधी की आवाज अब गर्ज बन चुकी थी। रेत दीवारों से टकरा रही थी, जैसे पूरा रेगिस्तानी सहरा इस शानदार महल पर हमला आवर हो गया हो। यही वो शूर था जिस पर उनकी जिंदगी का दारोमदार था। लंबे गलियारे में हर कदम पर सायरा का दिल डूब रहा था। अगर एक भी पहरेदार ने उन्हें देख लिया तो सब खत्म। ताले के सामने पहुंचकर माजरा के हाथ कांप रहे थे। उसने कांपती अंगुलियों से सही चाबी घुमाई। एक मध्यम सी आवाज के साथ ताला खुल गया। अंदर का मंजर रूह जमा देने वाला था।
अंधेरे कमरे में एक लड़की दीवार से लगी बैठी थी, बाल बिखरे, होंठ सूखे हुए, जिसका नाम नादिया था। डरो मत, सायरा ने जल्दी से कहा, हम तुम्हें लेने आए हैं। माजरा ने फौरन उसके बंधे हाथ खोले। खामोश रहो बेटी, बस हमारे साथ चलो। और सायरा ने सहारा देकर माजरा के पीछे चलना शुरू किया। रसोई के पीछे स्टोर रूम पहुंचकर माजरा ने लकड़ी की पुरानी खिड़की की तरफ इशारा किया। यही है। सायरा ने एक लोहे की सुलाख उठाई और पूरी ताकत से वार किया। लकड़ी चरचरा कर टूट गई। बाहर अंधेरा, शोर और रेत का समंदर था। नादिया हचकचाई। मैं नहीं कर सकती। सायरा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। तुमने यहां मरने के लिए नहीं, जीने के लिए कदम बढ़ाना है। जब सायरा और नादिया खिड़की से बाहर निकले तो माजरा ने दोनों लड़कियों को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार कमजोरी के नहीं, सुकून के। मैं आगे नहीं जा सकती, उसने कहा। मेरी कब्र यहीं कहीं है, ज़ैनब के पास, मगर तुम दोनों को जाना होगा। नहीं माजरा मां, सायरा ने कहा। माजरा की आंखों से आंसू की नदियां बह रही थी। मेरी बेटी को तो मैं न बचा सकी, तुम्हें बचा लिया तो यही मेरे लिए काफी है। रेत उनके चेहरों पर कोड़ों की तरह बरस रही थी। आंखें खोलना मुश्किल था, मगर रुकना मौत के बराबर था। दूर कहीं पहरेदारों की आवाजें आईं, मगर तूफान ने सब दबा दिया। रेगिस्तानी सहरा अब पहले जैसा खामोश नहीं था। ये एक आजमाइश थी, और यही तूफान उनकी बचाने में मदद दे रहा था। जैसे जैसे वो रेत पर जल रहे थे, पीछे उनके कदमों के निशान तूफान की वजह से गायब हो रहे थे। नादिया लड़खड़ा कर गिर पड़ी। सायरा ने उसे सहारा दिया, हालांकि खुद उसके कदम भी जवाब दे रहे थे। बस थोड़ा सा और, सायरा ने कहा, जबकि उसे खुद भी नहीं मालूम था कि और कितना। चलते चलते उनके कदम सुस्त पड़ने लगे। दूर तक फैला हुआ सुनसान सहरा, और अब तूफान थम चुका था। रेत का शोर कम हुआ था। खामोशी। इसी वक्त अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई। दूर से घंटियों की मध्यम आवाज में ऊंटों का एक काफला सहरा को चीरता हुआ आ रहा था। काफले के एक आदमी की नजर अचानक रेत पर पड़े दो साए पर ठहर गई। यहां कोई है, वो चिल्लाया। काफले वाले फौरन करीब आए। सायरा और नादिया बेहोश पड़ी थीं। उनके खशक होंठ, जलते चेहरे सब कुछ बयान कर रहे थे। पानी के चंद कतरे नादिया के होंठों पर डाले गए। सायरा के मुंह से भी पानी टपकाया गया। कुछ देर बाद दोनों ने हल्की सी जनबश ली। काफिले के सरदार ने हुक्म दिया कि उन्हें फौरन सवार किया जाए। शहर पहुंचते ही सरदार उन्हें सीधा हाकिम के पास ले गया। होश में आने के बाद सायरा ने कांपती आवाज में सब कुछ बयान कर दिया। शानदार महल, कैद, नादिया की हालत और वलीद का जुल्म। हाकिम का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक बहादुर कमांडर को बुलाया और चंद ही लम्हों में बगैर वक्त जाया किए वो सिपाहियों के हमराह महल की तरफ रवाना हो गए। वलीद बच न सका। निशा, जुल्म और कैद की सारी हकीकत सामने आ गई। गवाह मौजूद थे, सबूत मौजूद थे। इंसाफ ने आंखें नहीं बंद की। कुछ ही दिनों बाद शहर के चौक में फैसला सुना दिया गया। वलीद को इसके जुर्म की सजा, सरेआम फांसी। नादिया और सायरा खामोशी से ये सब सुन रही थीं। उनकी आंखों में खुशी नहीं थी, बस सुकून था। चंद दिन बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। नादिया अपने गांव लौट गई। सायरा भी अपने घर पहुंची, जहां उसकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। जिंदगी पहले जैसी न रही, मगर अब वो आजाद थी। रेगिस्तान गवाह था कि जुल्म चाहे कितना ही शानदार क्यों ना हो, आखिरकार रेत में दफन हो जाता है। सायरा जानती थी, आजादी कभी तोहफे में नहीं मिलती, वो छीननी पड़ती है, खामोशी से, हौसले से। दोस्तों, इस कहानी में माजरा नाम की औरत थी। क्या तुम जान गए कि उनके साथ महल में क्या हुआ? अगर जान गए हो तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि पता चले इन दोस्तों को भी जिन्हें समझ नहीं आया। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।